बिल्कुल, मैं कैप्टन साहब पास आऊँगा। कैप्टन साहब आपने सुनी सारी बात मेजर जनरल साहब की। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि जिस तरह से इस बार जंग का जो पैटर्न हमने देखा है, बाकी चीज़ें हम पढ़ते थे लेकिन प्रॉक्सी के ज़रिए यानी ईरान जो है वो सिर्फ़ प्रॉक्सी को मदद कर रहा है, मिलिशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से एक बड़ी तैयारी थी। क्योंकि ये अचानक नहीं हो रहा है कि सप्लाई लाइन भी है और उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि अगर ये बंद होगी तो दूसरी जगह से कहाँ सप्लाई होगी। फिर तीसरी ये कि अभी तक इज़राइल को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ जा रही हैं। हमें ऐसा क्योंकि टनल ही नहीं तलाश कर पाए। जब ये अपने कैविटीज़ नहीं पता कर सके अभी तक कि वो कहाँ हैं, तो ज़ाहिर है बाकी चीज़ों पे हम कैसे मान लें कि वो जान गए या उन्हें मालूम हो गया। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या जिस तरह से आप देखिए कि एक थकाने वाली बात है और इस मोड़ तक लाए भाई कब तक ये फायर करेंगे? कब तक जो है ये इस तरह से कि बिल्डिंग गिराएँगे या गिराएँगे? लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हमास का 24 लाख की आबादी में से 23 क्या अब तो मैं समझता हूँ कि 24 पूरी गज़ा जो है पूरा मिस्मार कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हमास है। मतलब ये तो आप देखिए कि हमास है, इसी तरह से हिज़्बुल्लाह के बारे में कहा गया कि साहब हमने 95% कर दिया, हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हाँ, और भी मार दिए। लेकिन नईम कासिम आ गए और नईम कासिम के दौर में तो जो 10% इनका हमला था वो 50% वो पहुँच तेज़ हो गया मतलब और तेज़ हो गया। और कहाँ से असले आ रहे हैं? तो ये जो चीज़ है, इसको आप कितनी बड़ी तैयारी मानते हैं? और ये भी बीच-बीच खबर आती है कि हम 2 साल तक लड़ सकते हैं। कैप्टन साहब। हाँ, जी हाँ। देखिए, ईरान से हिज़्बुल्लाह को जो सप्लाई चेन है, वो 2 तरह से आ रही है। एक तो ज़मीनी रास्ते से आ रही है। इराक में जो सरकार है बगदाद में, वो तो अमेरिका की सरकार के मदद से खड़ी है। लेकिन उनका कंट्रोल ज़मीन में सिर्फ़ इराक से जो सड़क बगदाद से बसरा तक जाती है कुवैत की तरफ, बस वहीं पर है उनका कंट्रोल। जो उत्तरी इराक का एरिया है, जो इराक का एरिया कुर्दिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पर बगदाद की जो फ़ौज है, उसका कोई भी बस नहीं चलता। तो ईरान से जो असला है, जो ज़मीनी रास्ते से चलता है, ये नॉर्थ इराक से होते हुए सीरिया में जाता है। अब समझना पड़ेगा कि सीरिया में जो बशर अल असाद की सरकार है, दमिश्क में, वो कभी भी ईरान से जो सप्लाइज़ आती हैं, उनको रोकती नहीं है। क्योंकि बशर अल असाद की जो सरकार है दमिश्क में, वो पिछले 10 साल से इंटरनल गृह युद्ध में फंसी हुई है और वो किसी तरह से इस्लामिक जो पावर्स हैं, जो कि दमिश्क में घुसकर बशर अल असाद को उल्टा कर देना चाहते हैं, उनको रोके हुए हैं। तो ईरान से जो रूट है वो उत्तर इराक से होते हुए, सीरिया से होते हुए लेबनान तक पहुँच जाता है। एक और चीज़ जो है कि नॉर्थ सीरिया में कम से कम 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं। देखिए, वहाँ पर हवाई अड्डे बड़े अजीब-से होते हैं। बस सपाट डेज़र्ट के अंदर एक फ्लैट सी जगह होती है, उसके ऊपर रोड रोलर चला देते हैं, कहते हैं ये रनवे है। तो कम से कम 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं उत्तरी सीरिया में, जहाँ पर कि ईरान से हवाई जहाज के साथ असला पहुँचता है, फिर उनको रोड कॉन्वॉय के थ्रू लेबनान में हिज़्बुल्लाह के पास पहुँचाया जाता है। अब क्या हिज़्बुल्लाह 2 साल तक लड़ाई लड़ता रहेगा? इसमें काफ़ी संभावनाएँ हैं। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो मोसाद का और सीआईए का आकलन था कि हिज़्बुल्लाह के पास करीबन 40,000 रॉकेट्स हैं। हिज़्बुल्लाह खुद दावा करता था कि उनके पास 1,20,000 रॉकेट हैं। अब जितनी हम अगर देख लें पिछले 13 महीने में, 14 महीने में टोटल करीबन 14,000 रॉकेट्स हिज़्बुल्लाह ने अभी तक फायर किए हैं। उसका मतलब है कि अगर हम ये मान लें कि उनके पास महज़ 40,000 रॉकेट थे, तो उसका मतलब ये है कि अभी भी 26,000 रॉकेट हिज़्बुल्लाह के पास बचे हुए हैं। तो अभी जिस तरह से हर कुछ-कुछ दिनों के बाद हिज़्बुल्लाह 100-200 रॉकेट फायर कर रही है, तो ये युद्ध वो काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। और एक और चीज़ है, ईरान से तो लगातार मदद आ ही रही है। जहाँ तक हमास की बात है
डॉक्टर रिजवी ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कभी भी किसी आतंकवादी संगठन को मार-मार के खत्म करना इम्पॉसिबल है। अगर हम आज की फिगर्स देख लें तो 44,000 फिलिस्तीन के लोगों को इज़राइल की बमबारी से मौत की घाट पर सुला दिया गया है, वो शहीद हो गए हैं। तो एक मोटा-सा अंदाज़ा देता हूँ, इनमें से ज़्यादातर ही औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं। तो एक भी अगर फिलिस्तीन का नागरिक मारा जाता है, तो उसके घर के जो बाकी 10 लोग हैं, वो तो इज़राइल के खिलाफ खड़े होते हैं ना। समझिए एक महिला की मौत हो गई, वो उसका जो बेटा है या उसका जो भाई है, उसके जो पिताजी हैं या उसका जो हस्बैंड है और उसका जो इमीडिएट फैमिली है, और भी 9-10 लोग, वो तो हमेशा के लिए इज़राइल के दुश्मन बन गए ना। मिलिट्री साइकोलॉजी ये कहती है कि वो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि एक दिन एक इज़राइली बॉम्ब से उनकी माँ या उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो हमास को लगातार सपोर्टर्स मिलते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि हमास के पास जब हथियार कम हो जाएँगे, तो वो गुरिल्लाज़ सारे दुनिया में जहाँ भी लड़ते हैं, उनका एक तरीका होता है कि जब उनके ऊपर दबाव आता है, तो वो छुप जाते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं। अपने हमलों को हल्का कर देते हैं। माओ की तो किताब में ही लिखा है कि व्हेन द एनिमी एडवांसेस आई फॉल बैक। और ये सारे गुरिल्लास को मालूम होता है कि कोई भी रेगुलर आर्मी लगातार हमले नहीं कर सकती। बीच-बीच में रेगुलर आर्मी को भी पॉज़ करना पड़ता है, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन करना पड़ता है, रीग्रुप, रीऑर्गनाइज़ करना पड़ता है रेगुलर आर्मी को। तो जो गुरिल्ला हैं वो ऐसे मौके पर आगे आ जाते हैं, छोटा-सा हमला करते हैं, बड़ा-सा हमला करते हैं और इधर-उधर तितर-बितर हो जाते हैं। तो हमास इस तरह से लड़ने के लिए काफ़ी होशियार है। हमने देखा है 1985 के बाद से कि हमास ने बड़े चालाकी से अपने एसेट्स को, चाहे वो हथियार हों या ह्यूमन एसेट्स हों, उनको बचा के रखा है। ऐसा ही कुछ हिज़्बुल्लाह का भी है। जी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा से आगे बढ़ूँगा और रुमान हाशमी साहब से और उसके बाद मैं मेजर जनरल साहब का पास आऊँगा, सोई साहब पास। जी हाँ, रिज़वी साहब, बेसिक 2 चीज़ें हैं कि इज़राइल में जितने गोला-बारूद बॉम्ब्स हैं, चाहे वो जीपीएस गाइडेड बॉम्ब हो, लेज़र गाइडेड बॉम्ब हो, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब हो, अगर इज़राइल 100 का इस्तेमाल कर रहा है हर रोज़, तो करीबन 70 जो हैं, वो अमेरिका से आते हैं हर रोज़। निहायत 30 बॉम्ब जो हैं, इज़राइल अपने यहाँ हर रोज़ बनाता है। ये समझना पड़ेगा कि इज़राइल की ज़मीन के लिए तो कुछ भी नहीं है, रेत के अलावा। तो बॉम्ब्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, इज़राइल में नहीं पैदा होता, सब अमेरिका से आता है। इस तरह से इज़राइल अपने यहाँ पर अगर हथियार बनाना चाहता है, तो उसको अलग-अलग केमिकल्स चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्यूमीनियम चाहिए, गंधक चाहिए, पोटाश चाहिए। ये कुछ भी इज़राइल के रेत के नीचे से नहीं निकलता, वो सारा आता है, अमेरिका से आता है। अब जब तक अमेरिका हर रोज भर-भर के हथियार इज़राइल को देता रहेगा, इज़राइल की एयरफोर्स फेंकती रहेगी। एक सॉफ्टवेयर है फ्लाइट ट्रैकर, अगर आप उसको देखें तो हर रोज करीबन 5 से लेके 10 यूएस एयरफोर्स के जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड के जहाज हैं, C-5A स्टार लिफ्टर या C-17 ग्लोब मास्टर, वो अमेरिका से उड़ान भर के इज़राइल में लैंड करते हैं बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इसी तरह से हर रोज यूएस एयरफोर्स यूरोप में जो उन्होंने नेटो का बेस बनाए हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो हथियार रखे हैं रूस से लड़ने के लिए, हर रोज अमेरिकन एयरफोर्स के C-17 और C-5A उनको भर भर के नेटो के जो बेसेस हैं वहां से इसराइल को सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका, बोला जाए तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और जब 20 तारीख को शपथ ले लेंगे, अगर वो इन हथियारों की सप्लाई को थोड़ा-सा कम कर देंगे, पूरा तो बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इज़राइल इस लड़ाई में हार जाए। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा इन हथियारों की सप्लाई को कम कर दें, तो इज़राइल में जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, नेतन्याहू की सरकार हो या कोई भी दूसरी सरकार हो, वो अपने आप थोड़ा नरम रुख अख्तियार करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमास की भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, हमास जो है वो अब इस जंग में जीत तो नहीं सकता।
हाँ, हर रोज परेशान कर सकता है इज़राइल को, हर रोज छोटे-छोटे हमले कर सकता है। कहते हैं ना नाक में दम करना, लेकिन हमास इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। तो हमास के लिए भी क्या तरीका है? क्या वो उसी तरह से लड़ता रहेगा? एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करे। मैं जानता हूँ कि उनके पास 100 बंधक हैं और हमास सोच रहा है कि इन 100 बंधकों को अगर वो छोड़ देगा तो उसकी जो बार्गेनिंग चिप है वो खत्म हो जाएगी, जो तिरुप का इक्का है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन शायद समय आ गया है जब हमास के जो लीडरान हैं, जो बच गए हैं थोड़े बहुत अब, वो ये समझे कि ऐसे भी तो हमास के पास बार्गेनिंग की कोई पावर बची नहीं। उनके पास कतार रिजिम के पास वो वहाँ मीटिंगें करते थे, जहाँ पे कि इज़राइल के लोग जाते थे, हमास के लोग जाते थे, ईरान से भी कुछ लोग आते थे। अब कतार ने भी पीछे कदम ले लिया है। तो हमास को भी समझने का थोड़ा समय आ गया है जहां वो शायद इन बंधकों को कम से कम इन 100 में से कुछ जो महिलाएं हैं, गैर फौजी महिलाएं, और ये 100 में से कुछ बंधक ऐसे हैं जो कि बूढ़े हैं, यानी उनकी उम्र 60 साल 70 साल है। शायद हमास एक टोकन के हिसाब से 15 या 20 बंधकों को छोड़ देगा तो बातचीत का एक माहौल तैयार हो सकता है। एलन मस्क तो कोशिश कर रहे हैं, वो तो ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनसे न्यूयॉर्क में मिल लिए। लेकिन लेकिन इसी तरह से कैप्टन साहब एक सवाल मेरा इससे पहले भी था। ये सही कह रहे हैं कि हमास जो है, सवाल ये है कि हमास में बातचीत कौन करेगा? हमास के जो बातचीत करने वाले लीडर थे वो तो सब मारे गए। नया लीडर कोई है, बातचीत कौन करेगा? हमास का लीडर करेगा, कोई निकलेगा, या हिजबुल्लाह करेगा, ईरान करेगा, करेगा कौन? बातचीत होगी कैसे? एक ये बड़ा मसला है। जी हाँ, देखिए मोसाद और शिन बेत बहुत कोशिश कर रही है कि अभी हमास का पॉलिटिकल लीडर कौन है। हमास के मिलिट्री लीडर से ज़्यादा बातचीत की उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि जो भी मिलिट्री लीडर है वो तो हथियार फेंकने में यकीन करेंगे। लेकिन हमास का जो फिलोसफिकल लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, मोसाद और शिन बेत के पास 3-4 नाम हैं। लेकिन रिजवी साहब इतना मुश्किल नहीं है। देखिए अगर अल-सीसी चाहें, अगर एर्दोगान चाहें तो तुरंत उनको मालूम है कि हमास में अंदरूनी तौर पर उनका पॉलिटिकल लीडर कौन है, जो कि बातचीत करेगा। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो हमास में जो भी लीडर आएगा बातचीत करने के लिए वो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, फिलोसॉफिकल लीडर होना चाहिए, मिलिट्री लीडर नहीं होना चाहिए। अल-सीसी साहब को मालूम है कौन है अंदर। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कुछ समझौते करता है, हमास का लीडर अगर कुछ समझौते करता है, जैसे कि वो अपनी जिद छोड़ दें कि आईडीएफ जो है वो गजा से बाहर निकल जाए, उसके बाद ही हम जंगबंदी करेंगे। तो अगर वो थोड़ा-सा नरम होते तो बाकी जो हमास का काडर है उसका कहना मानना चाहिए। तो हमास का एक ऐसा लीडर ढूँढना पड़ेगा, चाहे उसको नहीं तो एर्दोगान बचेगा ढूँढे क्या या फिर? अल-सीसी ढूँढे। नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है? देखिए, ये तो आपने ऐसा कह दिया कि कब्ज़ा कर लो, मतलब वो वहाँ तो जान बचाने वाली बात ही नहीं ना। वहाँ कोई जान बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि हमारी जान बच जाए। जी हाँ, तो रिजवी ये साहब कैसे भाई, देखिए। 4 शर्तें देखिए, 4 शर्तें जो हैं, वो शुरू से रही हैं और इसको दुनिया मानती है कि शर्तें कोई बुरी नहीं है। एक तो ये कि आप मुस्तकिल जो है जंगबंदी करिए आप। सीज़ फायर ऐसा नहीं कि आप 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा ये कि आप जो है फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनी जो कैदी उनको छोड़िए। तीसरा ये कि साहब यहाँ से आप हटाइए मिलिट्री, हम जो है इनको नहीं रहने देंगे। हाँ? और चौथा ये कि जिस तरह से आपने पूरे ग़ज़ा को तबाह कर दिया, लोग रहेंगे कहाँ? रहेंगे जी हाँ। कैसे? जी हाँ, गज़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये समझना पड़ेगा हमास को। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये जंग जितने दिन चलती रहेगी, इज़राइल हर रोज़ 100 बॉम्ब्स गज़ा पे गिराता रहेगा और हर रोज़ गज़ा के अंदर कम से कम 10-10 12-12 मंजिलें जो हैं वो गिरती रहेंगी। तो हमास को ये समझना पड़ेगा कि वो जीत नहीं सकता। अभी आप पिछले 1 महीने का या 2 महीने का रिकॉर्ड ले लीजिए कि हमास ने कितने रॉकेट दागे इज़राइल पर और उससे इज़राइल को फौजी तौर पर कितना नुकसान हुआ। देखिए, मैं मिलिट्री माइंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई भी आर्मी जब लड़ती है, जनरल साहब हमारे साथ बैठे हैं, कोई भी फौज तब तक नहीं लड़ती जब तक कि सारी की सारी बटालियन के 1000 जवान ना मर जाएँ।
जो मिलिट्री कमांडर है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एक अंदाजा लगाती है कि क्या इस अटैक से हमें जीतने के 5% या 10% चांस हैं, या इस लड़ाई को अगर मैं जारी करूंगा तो हर रोज गजा में 100 लोग मारे जाएंगे, खातिन मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, मैं आपको कुछ रफ फिगर दे देता हूं। हमास ने शायद पिछले 2 महीने में इसराइल के ऊपर करीबन 60 या 70 रॉकेट फायर किए हैं। इससे शायद तेल अवीव में, हाइफा में करीबन 3 या 4 इसराइल के सिटीजन्स को चोट लगी है या वो मौत के आगोश में आए हैं। तो इसराइल को फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसराइल परेशान जरूर है। कहते हैं ना कि मच्छरदानी के अंदर मच्छर घुस आया। मैं फौजी तौर पे बात कर रहा हूं। देखिए, हम सब जो मिलिट्री में, हमें ये है कि हमारी फायर पावर कितनी है और दुश्मन की फायर पावर। जब इज़राइल एक हथियार गिराता है तो वो 1000 पाउंड का बम होता है। वो एक 10 मंजिली बिल्डिंग को ज़ीरो पे ले आता है, और तो और उस बिल्डिंग में जो -1, -2, -3 है, उसके अंदर घुस के फटता है। जबकि हमास या हिजबुल्लाह अगर आप देखें, अगर वो रॉकेट फायर करता है तो उसके नहीं तो हथियार वहां बहुत कुछ छोटे होते बचा हैं, ही नहीं। वॉरहेड छोटे होते कैप्टन साहब, गाजा में कुछ बचा ही नहीं गिराने के लिए। मैं वही तो कह रहा हूं। अब तो वो बंकरों से निकलते हैं और हमला करते हैं, बंकर में फिर चले जाते हैं। अब वहां गिराने के लिए तो कुछ बचा नहीं ना भाई। ये हैं। तो अब एग्जैक्टली। ये क्या कर रहे हैं कि जहां लोग पनाह लिए हुए वहां मारते हैं अब ये। और ये इंटरनेशनल क्राइम है एक तरीके से। जो इंटरनेशनल वॉर लॉ है उसमें ये क्राइम है, और क्राइम में फंस चुके हैं नेतन्याहू। क्योंकि जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो बार बार ये कहा है, यूनाइटेड नेशन में भी जो उनकी यूएनजीए है और बस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर प्रस्ताव बार बार आए हैं कि नेतन्याहू पे तो जेनोसाइड का मुकदमा शुरू होना चाहिए। बात यह है कि नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक अमेरिका है, जेनोसाइड के मुकदमे का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन पे भी तो चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज से 1 साल पहले जेनोसाइड का मुकदमा चार्ज ठोक कर उनको कसूरवार भी ठहरा दिया। क्या हुआ राष्ट्रपति पुतिन को? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या नेतन्याहू आज अगर आईसीजे में उनको, नेतन्याहू को बोलते हैं ठीक है, वो जेनोसाइड कर रहे हैं, कसूरवार, तो क्या कोई फौज है फ्रांस की, इटली की, अमेरिका की, इंग्लैंड की या भारत की, जो कि घुस के तेल अवीव में नेतन्याहू साहब को घसीटते हुए बाहर ले आएगी बस और भारत के जेल में या फ्रांस के जेल में भर देगी? ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल जमीनी बिल्कुल, और ये मैं सच्चाई मानता है। हूं, बिल्कुल कैप्टन साहब, ये मानता हूं।